है ना बोर्ड कवर देखो। यस, तो बोलो मोल कंसेप्ट असाइनमेंट 4 के कौन से प्रॉब्लम में डाउट है आपको? मैम 10th वाला 10th one. and 6th. सबको 10? Ma'am, question number 6. 6th and 10. 6th and मैम 10th, yes. 14. हाँ मैम 10th वाला का ऑप्शंस गलत लग रहे हैं। हाँ मैम 10th भी है। हो सकता है ना, एरर हो सकती है, देखते हैं ना। तो एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट 10। हाँ मैम 10. ओके, we are doing doubts of assignment 4. Somebody said problem number 6 also, right? Yes And ma'am. then मैम 14 कौन सा बेटा? 14 1 4, ओके। और मैम 6th, 8th और 9th। 6 8 ये कॉर्नर नहीं दिख रहा है ना। I'll just move the laptop right now here so that you can see this part. 6 8 6th, 8th, 9th और 11th वाले का गलत आंसर आ रहा है 11th। और हाँ मैम 11th वाले के भी ऑप्शंस गलत लग रहे हैं। ओके, बस इतने ही ना। मैम 9th तो लिख दिया किसी का मैंने। और कुछ? 7th. 12th बापरे, सब मेरे से करवा रहे हो। सब हो गया, अभी कोई बाकी है? वो तो 13th. हो गया। So let us start with problem number 6. What does your problem number 6 says? The two oxides of metal contain 27.6 and 30% oxygen respectively. Write the formula of if the formula of first oxide is M3O4, then the formula of second oxide is. तो इसमें दो ऑक्साइड दिए हैं प्रॉब्लम नंबर 6 में, ठीक है। योर ऑक्साइड 1, उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कितना दिया है? 27.6। तो उसमें मेटल का कंटेंट कितना होगा बोलो? 72.4। राइट, तो 72.4 मेटल हो गया। ओके, परसेंट से एटॉमिक रेशियो निकाल सकते हैं 27.6 अपॉन 16, और ये 72.4 अपॉन इसका मुझे मेटल का एटॉमिक मास नहीं पता, आई जस्ट अज्यूम्ड इट एज x, है ना। ये एटॉमिक रेशियो है। यस। और इस एटॉमिक रेशियो का आंसर, द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज M3O4, मतलब ऑक्सीजन इज 4 एंड मेटल इज 3। तो मुझे अगर ऑक्सीजन इज टू मेटल या मेटल इज टू ऑक्सीजन, आप रेशियो ले लो 27.6 अपॉन 16 and 72.4 upon x का आंसर 4/3 है। To solve this for x, हाँ करो फटाफट, solve this for x, get me x।
will tell you how to go ahead. कितना आ रहा है x बोलो, कोई सॉल्व कर रहा है कि नहीं? हाँ मैम कर रहे हैं. ओके ग्रेट. मैम आंसर x इज इक्वल टू 55.9 है क्या? हाँ मैम 55.9 आ रहा है. 56 ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, 55.9. है ना. x 56 आया, ऐसे ले लेते हैं ऑलमोस्ट, राइट. So after solving this, your x is almost 56. अभी ऑक्साइड 2 के लिए क्या डेटा है हमारे पास? ऑक्सीजन का परसेंट दिया है ऑक्साइड 2 का. तो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन अगर 30 है तो मेटल का परसेंट कितना होगा? 70. एटॉमिक रेशियो निकालो, फॉर्मूला निकालो, क्या दिक्कत है? गेट द फॉर्मूला. टू और थ्री M2O3. राइट. Yes. आ गया आंसर 6 का. Next doubt that you are asking is problem number 7. So problem number 7 says the formula which represents the simple ratio of atoms in a compound is called. So what is the simple ratio? ये theoretical problem में किसको डाउट आता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला. Yes, हाँ, empirical. और क्या मतलब theoretical problem है, definition लिखवाए है, what is the empirical, what is the molecular. तो basic था. Problem number 8. So problem number 8 says on analysis a certain compound was found to contain 254 gram of iodine and 80 gram of oxygen. ये करवाया था आपने बॉडी के ये क्वेश्चन अभी डाउट पूछा है तो करवा रही हूँ. तो 254 ग्राम आयोडीन दिया है, 80 ग्राम ऑक्सीजन दिया है. करना क्या है? मोल ढूंढने. मोल्स फाइंड आउट करने हैं. Yes, ma'am. तो 254 ग्राम आयोडीन है अपॉन 127, इसमें 2 आ गए. 80 ग्राम ऑक्सीजन है अपॉन 16, इसमें 5 आ गया. तो मोल का रेशियो 2:5 है. I2O5. तो फॉर्मूला क्या हो गया? I2O5.
So this is what is your problem number 8. Problem number 9 says 14 gram of X combines with 16 gram oxygen. On the basis of this information, which of the following is a correct statement? Okay, so first option says the element X could have an atomic weight of 7 and its oxide formula is XO. तो जिसका भी डाउट है ध्यान दो, एक एक ऑप्शन इसमें हमको इवैल्यूएट करते जाना है. तो ऑप्शन ए कहता है कि अगर एलिमेंट X का एटॉमिक वेट 7 है तो 14 ग्राम में वो X 2 बार आना चाहिए. माँ आपने अभी अभी जो बोला आप रिपीट कर सकते हो, मुझे समझा नहीं. हाँ बेटा, ऑप्शन ए में क्या दिया है? The element X could have atomic weight 7 और प्रॉब्लम में दिया है कि 14 ग्राम ऑफ X. तो अगर 14 ग्राम ऑफ X है और X का एटॉमिक मास 7 है तो कितने बार वो X रिपीट हो रहा है? हाँ 2 14 बार. और ऑक्सीजन का मास 16 ही है. तो जो इंफॉर्मेशन ए में दी है उससे फॉर्मूला तो X2O होना चाहिए. But A option says formula is XO, तो A option wrong है. Then I go for option B. So the option B says the element X could have an atomic weight 14. और हमने 14 ग्राम ऑफ X ही लिया है तो फॉर्मूला में X एक बार ही आएगा और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया है तो फॉर्मूला में O भी एक ही बार आएगा. So again B option is wrong because they said then the formula should be X2O, but it can't be X2O, it is XO. ये B option भी गलत है. I am evaluating the C option now. Your C option says the element X could have an atomic weight of 7. तो अगर atomic weight 7 है तो X will repeat 2 times in 14 grams and O will repeat 1 time in 16 grams. And this is what is given there. X2O ही दिया है C option में. So this is what is the correct answer. Yes, ma'am. और D ऑप्शन कहता है the element X could have an atomic weight of 14 and its oxide is. तो D ऑप्शन में अगर atomic weight 14 है तो X 2 बार आएगा और O भी एक ही बार आएगा. All clear? So problem number 9, your answer should be C. 9 का आंसर आपका C होना चाहिए. And yes, now I go for 10. जो इतने लोग बोले कि ऑप्शन गलत है, आंसर गलत है. So let me check क्या गलत है इसमें. मुझे लगता तो नहीं है कि कुछ गलत है इसमें. तो देखिए, आप भी देखिए, फोकस कीजिए कहाँ पे आप गलत है. If isotopic distribution of C12 and C14 is 98% and 2%, मतलब अगर हमारे पास 100 ग्राम सैंपल है तो उसमें 98 ग्राम C12 होगा और 2 ग्राम C14 होगा. Then the number of C14 atoms in 12 gram of कार्बन is. तो अभी 12 ग्राम कार्बन में कितने ग्राम C14 होगा? मुझे क्या करना है? 12 ग्राम का 2% फाइंड आउट करना है. हाँ मैम 6/25.
Right. So problem number 10 में I'm first finding the mass of C14 in 12 grams. So I'm doing 2% calculation of 12 grams. So it will be 12 into 2 upon 100. This is 2% calculation of 12 grams. 0.24 मैम. Right. तो यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं. हमारे पास 0.4 grams मैम मुझे समझा नहीं आपने क्या किए. मैंने क्या किया नहीं समझा बेटा. नहीं समझा मैम. ओके. तेरे को डिस्ट्रीब्यूशन समझा कि किसी भी सैंपल में 98% C12 होगा तो 2% हाँ C14 होगा. हाँ 12 ग्राम में भी 98% C12 होगा और 2% C14 होगा. So can you calculate 2% of 12 grams? यस मैम. कर लो बेटा. देखो क्या आता है. मैम लेकिन ये किया कि मेरे को वो नहीं समझा. हाँ मैं सब समझाती हूँ ना. पहले तू कर तो ले. 12 हाँ वो ग्राम्स समझ का गया. हाँ कर लिया. 12 ग्राम्स का 2% क्यों निकालना है? क्योंकि उतना C14 है. C14 Okay. कितना है अगर ये तेरे को नहीं पता तो तू उसका नंबर ऑफ एटम्स कैसे ढूंढेगा? You must know Okay, that ma'am. in 12 grams how much is C14. That's what Okay, I'm ma'am. calculating. How much is C14 in 12 grams. तो ये समझ में आया. 0.24 ग्राम्स तक समझ में आया तेरे को अभी. हाँ मैम. ओके अभी मैं आगे बढ़ती हूँ. मुझे प्रॉब्लम में कैलकुलेट करना है द एटम्स प्रेजेंट. तो एटम्स के लिए मैं सबसे पहले 0.24 ग्राम्स में कितने मोल्स हैं वो कैलकुलेट करूंगी. So 0.24 divided by the atomic mass that is 14. तो 0.24 को जब भी मैं एटॉमिक मास 14 से डिवाइड करूंगी क्या आंसर आएगा? 0.017 आ रहा है. Right. So number of moles will be 0.017 moles. These are the moles of C14 in 0.24 gram of C14. यहाँ तक क्लियर है? तो बस अभी लास्ट स्टेप. Therefore, number of atoms of C14 will be number of moles into Avogadro's number. मैम वो क्या लिखा है लाइट में? मोल से एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल्स को हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. वहीं पे शाइन हो रहा है ना. आई एम राइटिंग डाउन. इट इज शाइनिंग देयर ओनली वेयर आई रोट. सो आई एम राइटिंग डाउन. So number of moles into Avogadro's number. Yes, miss. Answer correct. 1.023 into 10 raised to 22. Right. So all those who said कि 10 question का answer wrong है, did they find out what mistake they have done while calculating? हाँ मैम. हाँ मैम मैंने 14 की जगह 12 से डिवाइड किया था इसीलिए गलत आया. मैम बट आंसर मिल रहा है 1.023 into 10 raised to 22. नहीं 32 होगा. 23 ही है. 32 है क्या?
बेटा कैलकुलेट करो ना बेटा, आप मल्टीप्लाई करो ठीक से। मैम यहाँ पेपर पे भी किया, उसके बाद में कैलकुलेटर में भी किया, दोनों में 2 3 ही आ रहा है। सुनो ना, हमने भी किया है ना, हम सबको अगर आ रहा है तो आप शांति से अपना एक बार आंसर चेक करो। मैंने भी किया अभी, मुझे तो आ रहा है। और एक बार चेक करो, सी यू माइट 2 बी 3 टाइपिंग डिफरेंट नंबर्स on calculator. This is the answer that you get. मैम 2 3 आ रहा है। 3 नहीं मैम 2 3 ही आ रहा है। हाँ मैम 2 2 3 आ रहा है, कैलकुलेटर में भी देख लिया। So you are multiplying 0.0117 multiply by 6.022. Yes, ma'am. It's 2 यस 3. मैम 2 3 यस मैम। It is Yes. coming. Okay, 2 3 आ रहा है। मैम मैंने थोड़ा अलग से किया तो मेरा आंसर करेक्ट आया। मैंने ये 0.017 नहीं लिखा, मैंने 0.24/14 लिखा, तो मेरा आंसर मतलब वही है। See the whole story is, मेरे पास भी पहला वो पूरा, तो ये जो आप फाइट कर रहे हो ना, दिक्कत ये है कि आप लोग कुछ कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर रहे हो और कुछ कैलकुलेशन मेंटल कर रहे हो। तो आप ये कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर से करो। मैम वो कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर से करने पर सेम मिल रहा है। And if your answer is beyond this, this is what the answer you get. Please check. मैम कैलकुलेटर से मैंने पूरा चेक किया। And multiply by 6.022, you get this answer which I am having on the board. The No, answer ma'am. is correct. यस मैम, आंसर इज जो करेक्ट। भी कैलकुलेटर पे कर रहे हैं ना, वो यहाँ से स्टार्ट करो। मैम मैंने कैलकुलेटर से किया, वहां से पूरा मेरे को 1.023 मिला। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, फिर से कर एक बार। करता हूँ मैम। 0.4/14 कर और उसी करता हूँ नंबर को 6.022 से मल्टीप्लाई कर। 0.24 डिवाइड बाय 14 मैम 0.24 डिवाइड बाय 14 0.017 ही मिल रहा है। हाँ बेटा, बट वो 0.017 मिल रहा है, बट उसके आगे के जो नंबर्स आ रहे हैं ना, वो काट नहीं। The whole difference is coming because we are working right now up to the third decimal. This answer comes when you work beyond that. Is Yes, that point ma'am. clear? यस मैम बियॉन्ड जाने पर आ रहा है हाँ, तो मैं 1.032। वही बोल रही हूँ ना, तो आंसर गलत नहीं होता ना। कैलकुलेशन गलत हो गया आपका, आंसर गलत कहाँ से हो गया? Yes, ma'am. It's coming. Calculating it wrongly. हाँ मैम आया 1.032। यही आंसर है बेटा, परफेक्ट आंसर है। हाँ मैम। हाँ मैम आ गया मेरा भी। यस मैम। Yes, ma'am. So next problem is problem number 11. So problem number 11 says if 3.01 into 10 raised to 20 molecules are removed from 98 milligram of H2SO4, then the number of moles of H2SO4 left are. So we are having 98 milligrams of H2SO4 और उससे कुछ molecules निकाल दिए, and they are asking us number of moles of H2SO4 left are. So let us work in the moles for this. 98 milligrams के moles 0.1 mole. calculate करते हैं। Problem number 11. 0.1 कैसे आएगा बेटा? 0.1 नहीं 0.001। Exactly. Do the working properly बेटा, गड़बड़ नहीं करो। हाँ आई तो बिल्कुल नहीं करो। प्रॉब्लम नंबर 11 में तुमको 98 मिलीग्राम दिए हैं, so that is 98 into 10 raised to -3 grams, और सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 98 है। तो कितने मोल्स हो गए? 1 into 10 raised to -3 मोल्स। इतने मोल सल्फ्यूरिक एसिड है। अभी उससे कितने मोल्स मैंने सल्फ्यूरिक एसिड निकाल दिया? 3.01 into 10 raised to 20 molecules. तो इसके मैं मोल्स फाइंड आउट कर रही हूँ।
देखो क्या आंसर आ रहा है। 0.5 into 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 3. 0.5 into 10 raised to minus 3. So we had these many moles. उससे इतने मोल्स हमने क्या किए, रिमूव किए. So this minus this, what should be the answer? 0.5 mole. 0.5 mole. into 10 raised to minus 3. So the moles left will be 0.5 into 10 raised to minus 3 moles. हाँ मैम. Yes, ma'am. Okay, so we finished problem number 11. We will go for problem number 12 now. So problem number 12 says the total number of atoms of all elements present in 1 mole of ammonium dichromate is. तो कितना सिंपल प्रॉब्लम है ये बेटा, जिसने भी हाँ मैम. 19 moles. ट्वेल्थ प्रॉब्लम में हमको अमोनियम डाइक्रोमेट दिया है, NH4 twice Cr2O7, right? This is ammonium dichromate. ये 1 मोल है और पूछा है कि अगर ये 1 मोल है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे. तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है अमोनियम डाइक्रोमेट के, कोई बोल सकता है? 19. 19. ये 19 है. ओके, Yes, ma'am. नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 8 है. These are 10. Okay, this is total 9. So 19 atoms are there. So that means 1 mole of this compound has 19 mole of atoms. तो नंबर कैसे आएगा? I just have to multiply this 19 moles by Avogadro's number. 114 into 10 raised to 23. So your answer will come D. One 114 हाँ मैम. into 10 114. raised to 23. So this is what is your problem number 12. The total number of atoms in 44 gram of CO2. ये 13 किसने पूछा बेटा मुझे? इसमें तो कुछ है ही नहीं. Number of atoms in 44 gram CO2. ये एकदम बेसिक से प्रॉब्लम्स है. तो आपको 44 ग्राम CO2 दिया है, उसको आप CO2 के ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो. ये 1 मोल CO2 है. हाँ. Okay, 3 mole 1 atoms. CO2 will have Avogadro's number of molecules. कितने molecules है? Okay, एक molecule में 1 molecule
has 3 atoms. So 44 grams CO2 is going to have Avogadro's number into 3 atoms. Problem number 14. If the density of water is 1 gram per centimeter cube, then the volume occupied by one molecule of water is approximately. So see, when you get the information about density, it is 1 gram per centimeter cube. Meaning is 1 gram water का volume is 1 centimeter cube. Yes or no? Can you hear me? Yes, ma'am. Ma'am. Okay. और 1 centimeter cube क्या होता है? 1 ml. Yes, ma'am. तो जो 1 ml water है, उसमें 1 ग्राम वाटर है. अभी मैं क्या करती हूँ? 1 ग्राम के मोल्स निकालती हूँ. So 1 ग्राम के मोल्स हो गए 1/18 मोल्स ऑफ वाटर. और इस 1/18 मोल्स ऑफ वाटर में 1/18 into Avogadro's number of molecules will be there. Yes, ma'am. तो ये इतने जो मॉलिक्यूल्स है, इनका वॉल्यूम 1 ml है. है ना? Yes, ma'am. So these many molecules are occupying space 1 ml. So I say therefore 1 molecule will occupy how much space? So just the cross multiplication and you will get the answer. Do that and tell me. Ma'am, is it 3 multiplied by 10 raised to the power minus 23? Yes, yes. Yes, beta. Yes, beta. 10 raised to minus 23. So it will be 18 upon 6.022 हो जाएगा ना. So this is ultimately what you're doing is this. So it will be 3 into 10 raised to minus 23 centimeter cube. Yeah, ml. So this is what is your problem number 14. Okay, सब terms आपके clear? चलो अभी मुझे बताओ
कहाँ तक पढ़ा के हो गया हमारा मोल कंसेप्ट? Where are we? परसेंटेज प्योरिटी लास्ट टॉपिक था और उसके क्वेश्चंस कराए स्टोचियोमेट्री स्टोइशियोमेट्री में परसेंटेज प्योरिटी। प्योरिटी हाँ उसके बेटा दो तीन हम कोई एक बात करो, सब बात करते हैं ना तो ऑनलाइन मोड पे फिर डिफिकल्ट हो जाता है. सो आई स्टार्टेड विद स्टोइशियोमेट्री. यस ओके. और स्टोइशियोमेट्री में मैंने आपको परसेंटेज प्योरिटी तक करवाया है. इज दैट व्हाट यू से? यस मैम। Can you just tell me what was the last problem that I discussed with you? how much KlCO3 must be heated वाला problem. Yeah. How much potassium chlorate must be heated to get as much as oxygen as would be Okay. obtained Fine. from I understood. Fine. So I have done some problems with you on stoichiometry. We have started with stoichiometry. So everybody is understanding कि stoichiometry में हम क्या कर रहे हैं? Stoichiometry is reaction based calculations. Yes, ma'am. Right? We are doing reaction based calculations in stoichiometry. तो आज मैं आपको stoichiometry में ही और आगे पढ़ाने वाली हूँ. We will understand more aspects of these reaction based calculations which are very very important. Okay, so let us understand few more things. So I will take again an example and will start explaining you this. Yeah. So I'm taking an example of, say, a reaction, combustion of ethane. तो C2H6 है plus oxygen, and I'm going to get 2 moles of CO2 and 3 moles of water. और फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 7/2 moles of oxygen. Everybody is understanding this balancing? तो ये balancing कहता है stoichiometry से अगर ये 1 mole है तो ये 3.5 मोल होना चाहिए, ये 2 मोल होना चाहिए और ये 3 मोल होना चाहिए. So when I'm putting up this reaction, ये जो इथेन है इसका molecular mass 30 है. So if I'm starting with 30 grams of ethane, how much oxygen I need to make it completely react? 3.5 moles. What exactly is 3.5 moles of oxygen? बोलो कितने ग्राम्स आएगा? वन 122.5 122.5 किधर से नंबर आया बेटा? 105 105 क्या बात कर रहे हो? मैम 105 आएगा मैम 56 नहीं, ग्राम 112 आएगा मैम. 56 ग्राम आएगा 112 आएगा। मैम 112 आएगा. बेटा 1 mole oxygen 102 आएगा. बेटा I'm discussing. So 1 mole oxygen, how much mass are you taking? 32 grams 32. तो हमको करना क्या है? 32 multiply by 3.5. का आंसर 56. 112 105 106 कहाँ से आ रहा है? 112 112 आएगा मैम. 112 आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes. हाँ Yes, मैम ma'am. ओके. तो अगर 30 ग्राम्स इथेन है तो उसको 112 ग्राम्स ऑक्सीजन चाहिए. और अगर ये हम 30 ग्राम्स इथेन के लिए 112 ग्राम्स ऑक्सीजन लेते हैं तो ये कंप्लीट रिएक्शन है. मतलब इस रिएक्शन में इथेन खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम.
हाँ इस मैम। रिएक्शन में ऑक्सीजन ma'am. कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। हाँ ओके, रिएक्शन के बाद ना इथेन बचेगा ना ऑक्सीजन बचेगा, बोथ द रिएक्टेंट्स विल बी completely over. This is what is the whole meaning of doing this calculation and taking the amount as per stoichiometry. यस। है ना, यही तो समझाया Yes, था ma'am. मैंने हाँ कि मैम। को कैलकुलेट करके हम समझते हैं कि कितने रिएक्टेंट्स लेने चाहिए ताकि वो रिएक्शन में खत्म हो जाए, और हम क्या बात कर सकते हैं कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो कैन यू टेल मी हाउ मच विल बी CO2 formed and how many 88 grams grams. of water you will get? 88 grams CO2 and 54 gram H2O. Right. So 88 grams of CO2 मिलेगा और कितना वाटर मिलेगा बेटा? 54 grams. 54. 54. तो ये सबको समझ में आया जो भी मैंने लिखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now concentrate on the board. Based on this reaction, I am giving you one problem. So can you try solving this? Yes, ma'am. $44 gram of CO2. 44 ग्राम ऑफ CO2 आंसर आया किसी को? हाँ मैम। 42 ग्राम ऑफ CO2 और 27 ग्राम ऑफ H2O. कैसे किया बेटा? मैम इथेन का मोल निकाला 1.5 मोल। इथेन का मोल निकाला 1.5 मोल और उससे कर लिया। मैम मुझे 132 ग्राम CO2 आया। ओके, तो मुझे बता बेटा, इथेन अगर 1.5 मोल है, जिसने मुझे आंसर 44 ग्राम दिया, मैं उससे बात कर रही हूँ। आपका नाम क्या है बेटा? हाँ मैम।
आपका नाम क्या है बेटा? We can't see each other. At least I will know your name, no? यस यस हाँ मैम हाँ 44 नहीं आया सॉरी हाँ बेटा, आपका नाम बताओ ना, तो मैं आपसे बात करूँ. यश. हाँ ओके. मैम तो आपने कहा कि CO इथेन 1.5 मोल्स है. हाँ मैम तो 1.5 मोल इथेन होगा तो CO2 कितना बनना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? हाँ हाँ मैम कितना बनना चाहिए? हाँ मैम वही कैलकुलेट अरे आंसर दो ना, कितना बनना चाहिए? मैम 132 बनेगा. 132 छोड़ दो. मेरा क्वेश्चन ये है, सभी को है, एवरीबडी. 45 grams is 1.5 mole CO2 also ethane. Everybody understands that? Yes, ma'am. उससे CO2 कितना बनना चाहिए? पढ़ना चाहिए. 3 moles. 3 moles बनना चाहिए. Yes, ma'am. ma'am. तो हाँ मैम 3 मोल्स हाँ मैम डाउट है किसी को? नहीं मैम नो डाउट नो डाउट. अभी आपने इथेन से कैलकुलेट किया तो CO2 का आंसर 3 मोल्स आता है. अभी ऑक्सीजन पे फोकस करो. ऑक्सीजन कितना दिया है मैंने? 112. 112. 112 ग्राम्स. 112 ग्राम्स मतलब कितने मोल्स ऑक्सीजन? 3.5 3.5 moles. 3.5. 3.5 मोल. मोल. तो अगर ऑक्सीजन 3.5 मोल है तो CO2 कितना बनना चाहिए? 2 moles. 2 मोल्स बनना चाहिए. हाँ Yes, ma'am. तो फिर सच वाला आंसर क्या है? CO2 3 मोल बनेगा. आई शुड कैलकुलेट एज पर इथेन. या CO2 2 मोल बनेगा. आई शुड कैलकुलेट एज पर ऑक्सीजन. 15 ग्राम मैम आज पर ऑक्सीजन कैलकुलेट करना चाहिए. सिर्फ मैम. 30 ग्राम ही होगा Yes, ma'am. So, 15. हाँ मैम, बाकी का 15 ग्राम रिएक्टिव में होगा. 88 ग्राम ही बनेगा CO2 का और 15 ग्राम मीथेन सबसे पहले ये समझो कि इसमें जो रिएजेंट्स दिए हैं they are not as per their stoichiometric ratio. Yes, ma'am. Everybody understood that? Yes, ma'am. हाँ yes Okay. अभी मैं समझाती हूँ एक टेक्निक जिससे आपको ये समझ पाए किसी भी प्रॉब्लम में कि जो आपको अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दिया है is that given as per stoichiometric ratio or not? तो उसके लिए हमको एक रेशियो कैलकुलेशन सीखना है. That ratio calculation is take a ratio of number of moles upon stoichiometric coefficient. So take a ratio of number of moles upon stoichiometric coefficients. का क्या करो, एक रेशियो ले लो. अभी ये रेशियो का मतलब क्या है? I do it say for here. ध्यान दो. अगर इस प्रॉब्लम में मैं ये कहती, मैं चेंज करती हूँ ये प्रॉब्लम. मेरे पास 30 ग्राम्स इथेन है और मेरे पास 122 ग्राम्स ऑक्सीजन है. तो मुझे ये रेशियो लेना है नंबर ऑफ मोल्स गिवन अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो इथेन के मोल्स कितने दिए हैं? 30 ग्राम्स इज 1 मोल. 1 mole. और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्शन में बैलेंसिंग में कोएफिशिएंट 1 है. Yes, ma'am. तो जो इथेन दिया है वो 1 मोल है. स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मोल है. हाँ, इस मैम. रेशियो का आंसर 1 आ गया. और ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स गिवन 112 ग्राम्स इज 3.5 मोल्स और स्टोइशियोमेट्रिक Yes, ma'am. कोएफिशिएंट 3.5 मोल की है. तो ये जो मैंने आपको रेशियो कैलकुलेट करवाया है, अगर ये रेशियो ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स इज सेम, तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है. सेम का मतलब है दोनों का आंसर 1 आना, ये नहीं. सेम का मतलब है दोनों का आंसर जो भी आ रहा है वो नंबर सेम है. यहाँ पे 0.5 हो सकता है तो यहाँ पे भी 0.5, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2. The same means whatever is the answer of the ratio. If that is coming same, then
the reactants that you are taking are as per their stoichiometric ratio. So this ratio, number of moles upon stoichiometric coefficient for both the reactants is same, then they are as per, I'm just changing my marker, बहुत light हो गया ये, they are as per stoichiometric ratio. अभी इसका मतलब क्या है? What is the whole meaning of they are as per stoichiometric ratio? इसका मतलब ये है कि दोनों रिएक्शन में खत्म हो जाएंगे. Nothing is going to remain in excess. Right? Both will be eventually get over in the reaction. अभी जो मैंने प्रॉब्लम दिया था उस पे आती हूँ. तो जो मैंने प्रॉब्लम दिया था उसमें मैंने क्या किया था? मैंने इथेन की अमाउंट आपको 45 ग्राम्स दी है, राइट? तो अगर Yes, ma'am. मेरे पास 45 ग्राम्स इथेन है, अभी ध्यान दो, तो मुझे सेम रेशियो निकालना है. सो 45 ग्राम्स इथेन इज 1.5 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1.5, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका आंसर 1.5 आ गया. और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स 3.5 है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3.5 है, तो ऑक्सीजन के लिए ये रेशियो 1 आ गया. तो अभी ये रेशियो दोनों रिएक्टेंट का सेम है क्या? No, ma'am. नहीं. No, ma'am. नहीं है, राइट? तो सेम नहीं है का मतलब क्या है? कि ये दोनों रिएक्टेंट ये are react नहीं हो not सकते. as per their stoichiometric ratio. इतना समझ में आया? हाँ मैम. Okay, so if both the reactants, this ratio for both the reactant is same है, so they are as per their stoichiometric ratio. If not same, then the one with the lower ratio is called limiting reagent. And the one with the excess ratio or the one with the higher ratio, I will say, is excess reagent. मैं दोनों का मतलब समझाती हूँ. I'll make you understand what is limiting and what is excess. तो अगर दोनों रेशियो सेम नहीं है, तो जहां पे रेशियो का आंसर लो है, कम है, तो अभी ये दोनों में कौन कम है? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट है और इथेन इस रिएक्शन का एक्सेस रिएजेंट है. तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करना है, एक्सेस रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करना है, समझ में आया? टेक द रेशियो and when the ratio is not same, then only there will be one reagent limiting, one reagent excess. अगर रेशियो दोनों का सेम है तो दोनों खत्म हो जाएंगे. There is no question of limiting and excess. Right? If both the reactant is same,
when they are as per stoichiometric ratio, both the reactants will get consumed in the reaction. तो अगर केस 1 है तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट कोई एक्सेस रिएजेंट है नहीं, दोनों खत्म हो जाएंगे। बट अगर रेशियो सेम नहीं आया तो एक रिएजेंट होता है लिमिटिंग, दूसरा होता है व्हाट, एक्सेस। यहां तक समझ में आया? यस मैम। एक होता है लिमिटिंग, दूसरा होता है एक्सेस। अभी मैं समझाती हूँ व्हाट इज द होल मीनिंग ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेस। ओके, तो अभी देखो एक्सेस रिएजेंट क्या है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। जैसे नाम है वही उसका मतलब है। Your excess reagent is the one which is present in more amount than what is required, and because it is present in more amount, it will remain in excess after the reaction. Yes, ma'am. Excess reagent वो है जो रिएक्शन में पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, उसमें से कुछ पार्ट खत्म हो जाएगा और उसमें से कुछ पार्ट बचा रहेगा रिएक्शन के बाद भी। समझ में आ रहा है? हाँ So मैम। excess reagent is there in more amount, or excess reagent is, now if I have to write the definition of excess reagent, then a reactant which is more than stoichiometric requirement. Reactant which is more than stoichiometric requirement and will remain in excess after the reaction. ये हो गया एक्सेस रिएजेंट। अभी लिमिटिंग रिएजेंट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। मैम तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, किसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं? The limiting reagent is the one which is going to get totally consumed. ये पूरा खत्म होने वाला है, which is present in lesser amount, gets totally consumed. In reaction. And most important thing about limiting reagent, समझ लो। तो अभी जितना ऑक्सीजन है क्या उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन 112 यूज ही नहीं होगा। तो प्रोडक्ट का कैलकुलेशन हमको किसके हिसाब से करना है? ऑक्सीजन के हिसाब से ऑक्सीजन के करना हिसाब है, से इथेन के हिसाब से करना है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके हिसाब से करना है। तो इथेन एक्सेस है, सो इफ आई कैलकुलेट कि मेरे पास इथेन 45 ग्राम्स है जो कि 1.5 मोल्स है, तो CO2 3 मोल बनेगा। वो रॉन्ग कैलकुलेशन हो गया क्योंकि 45 ग्राम्स इथेन पूरा खत्म ही नहीं हो रहा है। Yes, ma'am.
ओके 45 ग्राम्स इथेन खत्म हो जाएगा तो 3 मोल CO2 बनेगा, ये परफेक्ट है। बट यहाँ पे 45 ग्राम्स इथेन खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि 45 ग्राम्स इथेन को खत्म होने के लिए ऑक्सीजन 112 से ज्यादा लगेगा, जो है नहीं हमारे पास। Yep. तो ऐसे प्रॉब्लम्स में जिसमें जो रिएक्टेंट्स है दे आर नॉट एज पर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो, एक एक्सेस है एक लिमिटिंग है, प्रोडक्ट का कैलकुलेशन इज ऑलवेज डन एज पर लिमिटिंग रिएजेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोडक्ट कैलकुलेशन is always as per limiting reagent, जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसके हिसाब से बनेगा। So this is the most important thing that you have to understand. Limiting reagent gets totally consumed in the reaction, and I write there, दिख नहीं रहा आपको तो मैं थोड़ा बोर्ड मूव करती हूँ। And now see the most important thing, product calculation is as per limiting reagent. तो यहाँ तक क्लियर है सब लोग? Yes, ma'am. बेटा इतना कॉपी करो, फिर हम आगे जाते हैं। Done, ma'am. Ma'am, wait. Ma'am, wait. Done, ma'am. हो गया बेटा? 1 minute, ma'am. Done, ma'am. ओके तो अभी हम ये प्रॉब्लम कर रहे थे
तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या आना चाहिए? I need to calculate the amount of CO2 and water formed as per oxygen. What is the whole meaning of as per oxygen? Okay, I'm having 3.5 mole oxygen, so that is going to form 2 mole CO2, Yes. and 2 mole CO2 will be 2 into 44 grams, that is 88 grams CO2. All clear? And water के लिए I will say 3.5 moles of O2 is going to produce 3 mole water. ये मैं कहाँ से लिख रही हूँ? As per stoichiometry. So 3 mole water is going to be 3 into 80. That is 54 grams of water. Yes, ma'am, done. ये समझ में आया? तो अभी ना मैं आपको सिंपल सिंपल और प्रॉब्लम्स देती हूँ जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे अंडरस्टैंड करने की, कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस है, और फिर प्रोडक्ट कैलकुलेट करने की, so that everybody is comfortable in finding out limiting reagent and excess reagent. So I'm giving you some simple problems now. मैम हाँ बोलो बेटा, मैम वो लेफ्ट में क्या लिखा है देख नहीं रहा. क्या नहीं दिख रहा है? I'll Ma'am. read it for you. I will read it for you. Give me a sec. Let me finish the problem. Right. So the problem says there is a reaction given 2 moles of A plus 3 moles of B, giving you a product A2B3. And then the problem says starting with 5 moles of A and 8 moles of B. How many moles of product A2B3 form? 1.
पार्ट नहीं दिख रहा, सॉरी अपर पार्ट. Ma'am, 2.5 moles of A2B3 will be formed. Yes, Okay, ma'am. next Yes, statement. हाँ मैम yes. 2.5 moles. Let's wait. And everybody Also 0.5 moles of element B would be remaining. अब वो पूछा ही नहीं है बेटा, पहले कितना प्रोडक्ट बनता है वो देखते हैं, फिर एक एक करके कैलकुलेट करते हैं. तो अभी इसमें क्या करना है, इसमें हमको रेशियो फाइंड आउट करना है. नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ए के मोल्स दिए 5, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो ए के लिए 2.5 है. बी के मोल्स प्रॉब्लम में दिए है 8, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3. तो फिर ये आंसर कितना हो जाएगा, 2.66. So A is the limiting reagent. तो कौन सा लिमिटिंग, कौन सा एक्सेस फाइंड आउट किया आपने? A is Yes. the A limiting is the reagent. limiting Is the B is limiting- the excess And you reagent. will get 2.5 moles क्या? of A3. ए लिमिटिंग हो गया और बी एक्सेस हो गया. तो सबसे पहले ये फाइंड आउट Yes, ma'am. करने आना चाहिए. एक बार ये फाइंड आउट करने आ गया तो फिर प्रॉब्लम सिंपल है. प्रोडक्ट कैलकुलेशन एज पर लिमिटिंग रिएजेंट. So I will say 2.5 moles. 2 moles of A is giving me 1 mole of A2B3. I wrote this statement as per the equation. So 5 mole A is going to give me 2.5 moles. 2.5 moles of A2B3. and it will be 5 into 1 upon 5 by 2 moles of A2B3. That is 2.5 moles of A2B3. Yes, ma'am. So everybody could do this. Yes, ma'am. मैं अभी next problem देती हूँ. We'll give you next problem. मैम कैमरा थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए. हाँ मैं करती हूँ. Yes, ma'am. मोबाइल बज रहा है लेक्चर में. मैम बोलो. मैम वो मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, आप मेरे को जरा म्यूट कर सकते हैं? मैं म्यूट नहीं कर सकती बेटा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. आपका लेक्चर जितना मिस होगा वो रिकॉर्डिंग पे देख लो, ठीक है? ओके मैम. अच्छा, आप आवाज के लिए बोल रहे हो, मैं आपको म्यूट करूं? हाँ. टेल मी योर नेम. हितांशु मित्तल. हितांशु मित्तल. आई विल म्यूट यू. यस.
Okay. Thank you, ma'am. Yeah. So see here, I'm giving you next similar problem. जिसको पहला नहीं आया can try now the next one. One 1.25 minutes. Ma'am, 1.25. 1.33. Calculate. Yes, ma'am. 1.25. 1.33. हाँ मुझे तो 0.75 आया. बेटा मैं कैलकुलेट कर रही हूँ ना बेटा, आप जस्ट. ओके. और एक्सेस रिएजेंट भी करना है इसमें कैलकुलेट. Yes, ma'am. Sorry, 0.75. Yes. मैम 0.8 आ रहा है. Yes, ma'am. 0.8. 0.8 moles of product will be formed. Yeah. So starting with 4 moles of both the reactants. तो X के लिए 4 moles है, तो 4/5 हो जाएगा. Yes, ma'am. Okay, 4/5 is 0.8 रेशियो आ गया. और Y के लिए ओके 4 मोल्स ही है, बट ये 4/3 हो जाएगा. तो 4/3 विल बी 1.33. Yes, ma'am. तो कौन सा लिमिटिंग, कौन सा एक्सेस? Excess है element Y and limiting है element X. Right. So X is limiting reagent, Y is excess. First thing to check. Then product calculation as per limiting. So I will say since 5 mole of X gives me 1 mole of X5/3. Therefore, 4 moles of X will 0.8 moles of how many X5Y3. moles of X5/3? 0.8. Simply 4 into 1/5. तो इसका आंसर आएगा 0.8 मोल. तो शायद सभी ने गलत आंसर दे दिए मुझे. मैम सही मैंने दिया बोला मैंने. था मैम 0.8 मोल. ओके, तो 0.8 मोल प्रोडक्ट फॉर्म. 0.8 मोल ऑफ X5/3 फॉर्म. ये पहला कैलकुलेशन.
अभी दूसरा क्या पूछा है कि कितना रिएजेंट एक्सेस में रहेगा। Y जो 4 मोल्स है वो पूरा खत्म नहीं हो रहा है, वो कितना बाकी रहेगा रिएक्शन के बाद। तो मुझे 1.5. ये समझाना पड़ेगा पहले 1.8 कितना कितना 1.6 आंसर नहीं चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन। तो कितना Y कंज्यूम हो रहा है ये समझना पड़ेगा। सो आई विल सिंपली से कि 5 मोल X है तो उसके लिए कितना मोल Y है, needs 3 moles of Y. So therefore 4 moles X will need 4 into 3 12 by 5 2.4 moles moles of 2.4. Y. 2.4 moles of Y. Right. So 12 by 5 goes 2.4 moles. तो ये 2.4 moles of Y ये क्या है? This is the amount consumed in the reaction. Yes, ma'am. ये इतना जो Y है ये consumed in the reaction है, खत्म हो गया। So 4 minus 2.4 4 minus is equal to 1.6 एक्सेस remaining. कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सेस का कैलकुलेशन Total minus consumed. started with 4 minus 2.4 mole consumed. 1.6 हो गया 1.6 moles। तो रिएक्शन के बाद कितना बचा रहेगा? 1.6 moles of element Y. Yes, 1.6 Yes, ma'am. moles of element Y. Is this clear to everybody? Yes, ma'am. Anyone has any doubt here? No doubt, ma'am. No, ma'am. All clear? Yes, ma'am. So I'll give you next problem now.
हो गया क्या? No, ma'am. 1 minute. आराम से बेटा, आराम से. 1 minute now. Done, ma'am. मैम डन. ओके डन. तो चलो पहले बैलेंस रिएक्शन लिखो इथेनॉल का. CH2H5OH plus oxygen will give you 2 moles of CO2 and 3 moles of H2O. और बैलेंसिंग में यहाँ पे 3 moles O2 आएगा. ये हो गया बैलेंस रिएक्शन लेना. अभी आपके इथेनॉल के का मास दिया है, कितना दिया है? 69 ग्राम. तो कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 1.5. 69 अपॉन 46, 1.5. तो इथेनॉल का जो रेशियो होगा मोल्स गिवन 1.5, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, रेशियो इज 1. ऑक्सीजन 48 ग्राम्स दिया है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे
48 upon 32, again 1.5. और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा नंबर ऑफ मोल्स 1.5, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, तो ये हो गया 0.5। ये यहाँ पे रेशियो का आंसर आपका 1.5 आएगा, 1 नहीं आएगा, 1.5 अपॉन 1 इज 1.5। तो इथेनॉल के लिए रेशियो का आंसर 1.5 आ रहा है और O2 के लिए रेशियो का आंसर 0.5 आ रहा है। So definitely they are not as per stoichiometric amount. One is limiting, another is excess. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is limiting? What is in excess? Oxygen. Oxygen. O2 is limiting. Reagent and ethanol is excess. तो पहले प्रोडक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं as per limiting reagent. Your product calculations are as per limiting reagent. So let's do the product calculation. So oxygen, 3 moles oxygen is 2 mole CO2. Therefore, अभी कितने मोल्स ऑक्सीजन है हमारे पास? आधा 1.5. 5 mole. 1 mole. 1.5 mole of O2 will give you 1 mole of CO2, and your 1 mole of CO2 is going to be 44 grams of CO2. तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म का आंसर आ गया 44 ग्राम्स। अभी मैं वाटर की अमाउंट कैलकुलेट करती हूँ। तो since 3 mole of O2 is giving 3 mole water, so therefore how many moles O2 we are having? 1.5 mole O2. So that will give you 1.5 mole H2O. of water. और वो कितना हो जाएगा? 27 ग्राम, है ना? तो वाटर का अमाउंट हो गया 27 ग्राम्स। So I calculated this. How much is CO2 formed? का आंसर आ गया 44 grams. How much is water formed? का आंसर आ गया 27 grams. अभी मुझे कैलकुलेट करना है the amount of excess reagent. तो मेरा excess reagent इथाइल अल्कोहल है। कितना इथाइल अल्कोहल है मेरे पास? ओके, these are initial amount. इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो initial amount of ethyl alcohol 1.5 है। I need to calculate how much is the ethyl alcohol consumed. So to calculate that, again I say since 3 mole O2 needs 1 mole ethyl alcohol, so therefore 1.5 mole O2 will need 0.5 moles ethyl alcohol. ये जो 0.5 moles ethyl alcohol आ रहा है, this is 23 grams. consumed.
ये खत्म हो गया बेटा. 46 gram consumed. 46 grams is consumed. 0.5 mole is consumed. तो फिर एक्सेस इथाइल अल्कोहल कितना है? 69 minus 23, 46 grams. Excess ethanol. Is I start with 1.5 mole. उससे 0.5 मोल खत्म हो गया, तो 1 मोल एक्सेस है. 1 मोल इज 46 grams of ethyl alcohol in excess. So is this calculation very clear to everybody? Yes, ma'am. किसी को कोई भी डाउट है? No, ma'am. Okay, so great. So what I am asking you is everybody clear with the concept of limiting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एकदम clear? हाँ मैम. Yes, ma'am. बढ़िया. तो आई गो अहेड. स्टोइशियोमेट्री में अभी आगे भी पढ़ना है, बहुत पढ़ना है स्टोइशियोमेट्री में. स्टोइशियोमेट्री हमारे सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. उसमें अलग अलग चीजें मैं आपको सिखाते जाऊंगी. अगले लेक्चर भी मैं स्टोइशियोमेट्री ही पढ़ाऊंगी आपको और सिखाऊंगी स्टोइशियोमेट्री में वेरिएशंस. तो अभी देखो आगे मैं क्या सिखा रही हूँ. आई एम शोइंग यू अ रिएक्शन कॉल्ड सीरीज रिएक्शन. तो रिएक्शन के भी अलग अलग टाइप होते हैं. ओके, अभी जो हमने किया नॉर्मल रिएक्शन किया, ये रिएक्टेंट लिया और एक स्टेप में जो भी रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट बन गया. राइट. मैम सीरीज रिएक्शंस वो होता है जिनमें कि 2-3 अलग अलग स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होता है. हाँ बेटा, मुझे समझाने तो दे. पहले ही क्यों आंसर देता है? पहले समझ तो ले, है ना. और ऑनलाइन में बेटा क्या दिक्कत होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी को कुछ भी नहीं सुनाई देता होगा. तो when teacher is explaining you something, please first listen and then you can discuss whatever you want to discuss with me. कोई problem नहीं. So I'm talking about a different kind of reaction than what we saw up to now. What we saw up to now are the reactions. We start with the reactant and in one step I get a product. Now I'm showing you different type of reactions called series reactions. तो series reaction का मतलब क्या है? I start with a reactant and that reactant ultimately is going to give me product. But that product formation is not going to happen in a single step. वो reactant खुद को पहले किसी compound में convert करेगा. वो compound maybe in the next step will become something else, and maybe that something else at the end will become product. तो reaction एक step में खत्म नहीं हो रही है. 2 step, 3 step, 4 step लग के भी वो खत्म हो सकती है, जिसमें बीच में कुछ in between short lived product बनेंगे और अल्टीमेटली आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ इसका कि आपको समझ में आए. व्हाट इज द होल मीनिंग ऑफ सीरीज रिएक्शन. तो सपोज आई एम स्टार्टिंग विद द रिएक्टेंट A and this 2 moles of A is becoming B. But जैसे ही ये B बन रहा है, B will get converted to C. और जैसे ही ये C बन रहा है, C will immediately get converted to D. And the reaction stops. So I started with 2A. This is my reactant. And at the end I get D. तो मेरा reactant A है, मेरा product D है. बीच में B बना, B से C बना और C से D बना. But ये reactant नहीं थे. B is not the reactant, C is not the reactant. These are the in-between compounds that were formed.
So in simple words, my reactant is A, my product is B. But this transformation is not happening in one step, but it is happening in 3 steps. And this is what is a series reaction. So has everybody understood the concept of series reaction? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अभी इसमें प्रॉब्लम में क्या पूछते हैं? Either they will give you the reactant amount, एक ही अमाउंट देंगे और बोलेंगे कितना B बना, सॉरी कितना D बन गया, या D की अमाउंट देके पूछेंगे कितना A required है to prepare D. So I will convert this into problem. मैं इसी रिएक्शन को प्रॉब्लम में कन्वर्ट करूंगी. The problem says consider the following reaction. And which is not a single step reaction, which is a series reaction. And what is asked is the number of moles of D formed starting with 5 moles of A. So can you try calculating this? N mole of D. Thirteen 13.33 moles of D. अब बेटा करता है calculate. Let everybody work, then I will show you the working. Yes, ma'am. मैम क्या कन्वर्जन ऑफ CH4 टू CCl4 जो होता है वो भी इसी का एग्जांपल है? Actual examples बेटा बाद में समझेंगे क्योंकि उसमें मैकेनिज्म वगैरह इन्वॉल्व है. ओके मैम. फिलहाल इसके लिए देखो मैंने सीरीज में आपको एक्चुअल रिएक्शन नहीं दिया है. हाँ मैम. तो रीजन होगा ना. हाँ मैम. ओके मैम. Ma'am, is it 10 moles? बेटा I'll show you the calculation. You do Okay, your ma'am. working, I'll show you. Okay, ma'am. Thirteen point 33. 13.33 moles. Yes, ma'am. 13.33 आ रहा है. Okay, देखते हैं.
मैम So we are starting with 5 moles of A. तो देखो 2 moles of A से 2 moles B बन रहा है, तो 5 mole of A से 5 mole B बनेगा. यस मैम. Yes, ma'am. तो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए मेरे पास 5 मोल B है अभी. 1 मोल B से 2 मोल C बनता है, तो 5 मोल B से 10 10 मोल मोल C. C बनेगा. यस मैम. तो 10 मोल C है अभी, तो 10 मोल C से कितना D बनेगा? So this 13.33 reaction is moles. telling you that 3 mole of C is giving you 4 mole D. So therefore 10 mole of C will give you 10 into 4 upon 3 mole of D. That is 40 by 3 mole of D. So what is 40 by 3? कितना आंसर? 13.33 moles 13.33. of D. Yes. So it will be 13.33 mole of D. ये लास्ट स्टेप में आपको 40 by 3 moles of D मिलेगा. ये प्रॉब्लम समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Ma'am. Hello, ma'am. So what I'll do is Ma'am, मुझे एक डाउट है. practice obviously next lecture. क्या मैम? क्या हुआ मैम? Can you hear me? नो मैम. मैम आवाज थोड़ा कम आ रहा है. अभी आ रहा है बेटा? Yes, हाँ ma'am. मैम. बढ़िया. So सीरीज रिएक्शन मैंने अभी बस आपसे स्टार्ट किया है. इसी को और समझेंगे अगले लेक्चर. मैम एक डाउट है. हाँ बोलना बेटा. मैम वो फर्स्ट रिएक्शन में 2B मतलब मैंने ऐसे कंसिडर किया 2B मतलब 5B, तो सेकंड रिएक्शन में B है ना, तो मैंने उसको 2.5 कर दिया कंसिडर. क्यों? तू कैसे ऐसे मन से कंसीडर करेगा? तेरे को क्योंकि ये वो रिएक्शन दिया है, सुन मेरी बात. हाँ ये रिएक्शन में A और B का मोल रेशो दिया है. अगर यस A 2 मोल है तो B 2 मोल बनेगा. यस मतलब जितने मोल A है उतने मोल B बनेगा. तो हाँ प्रॉब्लम में बोला है 5 मोल A है तो 5 मोल B बनेगा. यस. अभी जितना B बन रहा है वो पूरा का पूरा खत्म होगा कि नहीं सीरीज में? हाँ पूरा का पूरा खत्म पूरा होगा. खत्म होगा. ये B जो बनेगा पूरा खत्म होगा, C जो बनेगा पूरा खत्म होगा. रिएक्शन के बाद सिर्फ D बचेगा. यस तो तेरा B 5 मोल बन रहा है, मतलब 5 मोल ही लेना है तेरे को. पूरा का पूरा मतलब यस. यस. फिर B to C रेशियो क्या है? 1:2. So Yes. 5:10 is 1:2. हाँ समझा समझा. ओके. समझ में आ रहा है? हाँ मैंने पूरा नहीं लिया, मैंने हाफ कर दिया. ओके. यस पूरा भी लेना पड़ेगा ना, तभी तो आगे बढ़ेगा वो रिएक्शन. सीरीज रिएक्शन का होल मीनिंग इज पूरा लेना है. ओके मैम. समझ रहे थैंक यू हैं? मैम. हाँ थैंक यू मैम. All clear? Anyone has any doubts? नो मैम. All clear बेटा? मैम Yes, सीरीज ma'am. के रिएक्शन में बीच के स्टेप्स में एक्सेस पॉसिबल नहीं है ना? एक्सेस अगर बच गया हो वैसा पॉसिबल है? नहीं नहीं, बीच के स्टेप में एक्सेस पॉसिबल नहीं. सीरीज में Okay, बीच ma'am. में कोई एक्सेस पॉसिबल नहीं. ठीक. सिर्फ मैम मेन रिएक्टेंट एंड लाइक प्रोडक्ट में एक्सेस हो सकता है ना? हाँ बेटा, हाँ बेटा. ओके मैम. और कुछ? All clear everybody? यस मैम. यस मैम. Great, then bye for today. See you everybody next week. I'll be posting your homework in the group. अगला assignment आपको मिल जाएगा. ओके मैम. Right? Bye. Thank you, Take ma'am. care everybody. थैंक Bye, यू ma'am. मैम. Bye. थैंक यू मैम. बाय.
मैम मैं मीटिंग को लीव नहीं कर पा रहा, क्या आप एग्जिट कर सकते हैं इससे? मैं एंड कर रही हूँ तो सब हो जाएगा।